नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। प्रीलिम्स टारगेट सीरीज में आज हम राष्ट्रपति और राज्यपाल को देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने राष्ट्रपति को डिटेल से देखा है और यह समझा है कि उसकी जो चयन प्रक्रिया है वह क्या है, पूरा जो गणित है किस प्रकार से उसका चुनाव होता है, कौन कौन उसमें शामिल होता है। काफी डिटेल से हमने इस चीज को समझा था, सारी चीजें हमने देख ली थी। अब जो आपका राष्ट्रपति है और आपका जो राज्यपाल है, इन दोनों के बीच मुख्यतः क्या क्या अंतर है, इसको आज हम समझेंगे। हमने जैसे आपसे पहले भी कहा था कि यह वीडियो 2-3 पार्ट में आएगी, तभी जाके चीजें ठीक से क्लियर हो पाएंगी। तो आज हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच जो अंतर है और जो समानता है, अर्थात किन किन जगहों पर यह लोग अलग हैं और किन किन जगहों पर इनके बीच समानता है, उसको ठीक से कवर कर लेंगे। आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इनकी नियुक्ति जो होती है उसके लिए जो योग्यता है वह क्या है, क्या समानता है या फिर क्या अंतर है। फिर हम यह बात करेंगे कि इनके कुछ विशिष्ट अधिकार हैं जो किसी सामान्य नागरिक को नहीं मिलते हैं, तो यह अधिकार कौन से हैं। फिर हम बात करेंगे महाभियोग की प्रक्रिया की, यह किस प्रकार से होता है और महाभियोग होगा किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। तो यह किस प्रकार से होता है, क्या इसका मैकेनिज्म है, कौन कौन भाग लेता है, कैसे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, इस पूरी व्यवस्था को भी हम ठीक से समझ लेंगे। इसके बाद हम यह देखेंगे कि जो आपका राष्ट्रपति है, अगर इसका पद रिक्त है तो उस पद पर कौन होगा। मतलब राष्ट्रपति अगर अपने पद पर नहीं है तो उस केस में राष्ट्रपति की जिम्मेदारी कौन निभाएगा, फिर से चुनाव कैसे होगा, कब होगा और तब तक काम कैसे चलेगा, यह सब भी समझेंगे। उसके बाद हम यह देखेंगे कि इनके कार्य क्या क्या है, जैसे राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य हैं, राज्यपाल के क्या क्या कार्य हैं। इनको हम कुछ आधारों पर देखेंगे, जैसे इनके कार्यकारी काम क्या है, फिर इनके विधायी कार्य क्या है, फिर इनके वित्तीय कार्य कौन कौन से हैं, मतलब किस तरह से जो फंक्शनिंग है उसको देखते हैं। जो कानून बनाने की शक्ति है वहां पर क्या क्या अधिकार है, और जो वित्तीय अधिकार है, फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो इनके पास पावर है वह क्या क्या है। तो हम सबको डिटेल से कवर करेंगे। जब हम इस तरीके से इसको पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच जो कंफ्यूजन होता है, पहली चीज तो वह कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। दूसरा, इनकी शक्तियों के बीच हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बिल्कुल ठीक से जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इनकी जो नियुक्ति होती है उसमें जो मिनिमम एज है उसका क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद हम बात करेंगे योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। फिर इनके वोटिंग से पहले प्रस्तावक और अनुमोदक की जो संख्या है वह क्या है, और जमानत की राशि कितनी है। तो 4 आधार है जिनके बेसिस पर अभी हम बात कर रहे हैं। पहला, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की तो न्यूनतम आयु कितनी है, 35 वर्ष। योग्यता की बात करें तो वह लोकसभा का जो सदस्य है निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, अर्थात वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है। नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 चाहिए अनुमोदक, मतलब 50 लोग उसके नाम को प्रस्तावित करें और 50 लोग उसके नाम को अनुमोदित करें, रिक्वेस्ट भेजे। फिर जमानत की राशि कितनी है, 15,000 रुपए। अगर उसने, मतलब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा है और उसको 1/6 वोट नहीं मिलता है, उस केस में जमानत उसकी जब्त हो जाती है। 1997 तक यह प्रस्तावक और अनुमोदक कितने थे, मतलब जो अब वर्तमान में 50-50 है, यह कितने थे, 10-10 थे और जमानत की राशि थी 2500 रुपए। इसको बदला गया, अब जमानत की राशि हो गई 15,000 रुपए और 1/6 भाग अगर नहीं मिलता है वोट में तो उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। तो यह केस हो गया राष्ट्रपति का। इसके हमने चुनाव में देखा था कौन कौन लोग शामिल होते हैं, जो आपके राज्यसभा के सदस्य हैं, जो आपके लोकसभा के सदस्य हैं और जो आपके विधानसभा के सदस्य हैं। इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वह भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं राज्यपाल की तो इसकी क्या होती है, नियुक्ति होती है, और नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो इस बेसिस पर हम अंतर को देखेंगे। जो मिनिमम एज है वह कितनी होनी चाहिए, 35 साल। तो यह बराबर है दोनों में, यानी राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम एज है वह 35 साल है दोनों के लिए। लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए कौन, राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल की क्योंकि नियुक्ति होती है तो ऐसा कोई योग्यता का आधार नहीं है, मतलब ऐसा कोई वेल डिफाइंड बेस नहीं है जिसके बेसिस पर हम यह कह पाए कि यह योग्यता किसी व्यक्ति में होनी चाहिए तभी वह राज्यपाल बन सकता है। एक परंपरा है या एक व्यवस्था बनी है। अब यह भी संविधान में प्रावधान नहीं है, यह एक व्यवस्था के तहत है। व्यवस्था क्या है कि वह राज्य के बाहर का व्यक्ति हो। हमने बात की थी कई सारे आयोगों की, जैसे हमने बात की थी सरकारिया की सबसे प्रमुख, और एक हमने सबसे डिटेल में जिसकी बात की थी पुंची की। यहाँ पर रिकमेंडेशंस आई थी कि राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए, वह कैसा होना चाहिए, कैसे उसका काम होना चाहिए। तो
तो यहाँ पर सलाह दी गई थी कि वह राज्य के बाहर का व्यक्ति हो और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करें। परंपरा में यह भी है कि मुख्यमंत्री की सलाह भी मानी जाए, यानी मुख्यमंत्री जो है राज्य का मुख्यमंत्री, उसकी सलाह को भी ध्यान में रखा जाए। तो राज्य का बाहर का व्यक्ति हो और राष्ट्रपति जो है वह मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी नियुक्ति करे। यहाँ पर क्योंकि इसकी नियुक्ति होती है तो इसलिए किसी भी प्रस्तावक और अनुमोदक की जरूरत नहीं होती है, और जब यह चुनाव नहीं लड़ता है तो इसकी कोई जमानत की राशि भी नहीं होगी। सिंपल सी बात है, चुनाव लड़ेगा ही नहीं तो जमानत क्यों चाहिए। तो यह बेसिक अंतर हो गया। अब हम कुछ और आधारों पर देख लेते हैं, जैसे न्यायालय से क्या क्या छूट मिलती है दोनों को। फिर अगर इन्होंने किसी अपराध को किया है निजी रूप से, अब दो तरीके के अपराध हैं, एक अपने पद पर रहते हुए, यानी एक एज ए राष्ट्रपति, और दूसरा एज ए भारतीय नागरिक, यानी एक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कोई अपराध किया है, दूसरा इन्होंने नागरिक होने के रूप में कोई अपराध किया है, व्यक्तिगत अपराध। तो दोनों में क्या क्या प्रोविजन है। फिर जो इनका कार्यकाल है उसकी सुरक्षा कितनी है और वह कार्यकाल है कितना, यह तीन आधार हैं। इसमें हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो कोई भी अगर उसने कृत्य किया है तो उस दौरान, मतलब अपने कार्यकाल के दौरान, उसको सजा नहीं हो सकती है। अर्थात राष्ट्रपति ने अगर कोई अपराध किया है तो उसके दौरान उसे कोई सजा नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर उसने कोई व्यक्तिगत कृत्य भी किया है, मतलब व्यक्तिगत रूप से भी कोई अपराध किया है, तब भी राष्ट्रपति को सजा नहीं होगी अपने कार्यकाल के दौरान। लेकिन अगर जो व्यक्तिगत कार्य है, यानी कोई व्यक्तिगत उसने अपराध कर दिया है, उस केस में उसको 2 महीने का आप नोटिस दीजिए। यानी यहाँ देखिए, पहली चीज तो उसको सजा नहीं होगी, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि कई सारे ऐसे अपराध हैं जिनमें तुरंत गिरफ्तारी होती है। कुछ अपराध ऐसे भी हैं जो एफआईआर लिखते ही इतनी क्षमता रखते हैं कि व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरोप लगा और तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर उसने कोई व्यक्तिगत काम भी ऐसा किया है तब भी नहीं होगा। लेकिन व्यक्तिगत वाले में छूट नहीं है। जो कार्यकाल के दौरान काम किया है, मतलब एज ए राष्ट्रपति, उस केस में तो उसको सजा नहीं होगी। लेकिन जो उसने व्यक्तिगत कोई काम किया है, ऐसा अपराध किया है, उसके लिए 2 महीने का उसको नोटिस दीजिए और उसके बाद उस पर अभियोग चलाया जाएगा, मतलब उसके बाद उस पर केस चलेगा। 5 साल का जो कार्यकाल है वह सुरक्षित होता है किसका? राष्ट्रपति का। लेकिन 5 साल के बाद भी जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता है तब तक कार्यकाल रहेगा किसका? राष्ट्रपति का। क्योंकि आप ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रपति का पद है वह कभी भी रिक्त नहीं रह सकता, वह खाली नहीं रह सकता है। इसलिए जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता है 5 साल के बाद भी, तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। तो यह हो गए राष्ट्रपति से संबंधित। अब इन्हीं आधारों पर हम देख लेते हैं राज्यपाल को भी। इसको भी अपने कार्यकाल के दौरान छूट मिली हुई है, जैसी छूट मिली है किसको? राष्ट्रपति को। इसको भी 2 महीने का नोटिस देकर इसके व्यक्तिगत अपराधों पर कार्यवाही शुरू की जा सकती है। यह भी समान है दोनों में। इसका भी जो कार्यकाल है वह 5 साल का है सामान्यतः, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। मतलब राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है इसके पद से। तो 5 साल का कार्यकाल, मतलब अधिकतम कितना है? 5 साल। 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति इसको हटा सकता है इसके पद से। और प्रोविजन यह भी है कि एक व्यक्ति अगर राज्यपाल है किसी एक राज्य का और उसका जो 5 साल का कार्यकाल है वह अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसको किसी दूसरे राज्य में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी जो यूपी का राज्यपाल है उसको ट्रांसफर करके भेजा जा सकता है बिहार में, और वह बिहार का राज्यपाल बन जाएगा। जो अधिकतम कार्यकाल है वह है 5 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति के भी प्रसाद पर्यंत है, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है। तो यह अंतर हो गया। अब आगे देखते हैं। हमने बात की थी महाभियोग चलाने की। अब महाभियोग क्यों चलेगा? राष्ट्रपति पर कोई ऐसा आरोप है कि अब उसको अपने पद से हटाना है, उस केस में उस पे चलेगा महाभियोग। अब महाभियोग में भाग कौन कौन लेगा, या फिर यह शुरू कैसे होगा? सबसे पहले जो आपकी संसद है, उस संसद में यह बात रखी जाएगी। और संसद मतलब किसी भी सदन, मतलब चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, किसी भी सदन में यह कार्यवाही शुरू की जा सकती है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है। तो संसद के किसी भी सदन में यह शुरू हो सकता है क्या? महाभियोग। फिर सदन के जो 1/4 सदस्य हैं वह लिखित रूप से यह आरोप लगाएं और राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दे। उसके बाद यह काम शुरू होगा। मतलब 1/4 जो सदस्य हैं सदन में, अगर लोकसभा में है तो लोकसभा के, अगर राज्यसभा में है, मतलब किस सदन में यह महाभियोग आया है, उस सदन में, जिस भी सदन में आएगा उसके 1/4 सदस्य, मतलब 1/4 सदस्य लिखित रूप से अपने सिग्नेचर करके यह देंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है। उसके बाद राष्ट्रपति को नोटिस जाएगा 14 दिन पहले, मतलब जिस दिन महाभियोग चलाना है
उसके 14 दिन पहले का नोटिस जाएगा। अब सदन का चाहिए होगा बहुमत, और बहुमत कितना चाहिए? विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत का मतलब 2/3 सदस्यों का बहुमत। अगर एक सदन से यह पास हो गया, मान लेते हैं लोकसभा में पेश हुआ और वहां से पास हो गया, फिर भेजा जाएगा राज्यसभा में। इसी तरीके से अगर पहले राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ था तो भेजा जाएगा किसके पास? लोकसभा के पास। तो एक सदन में पास हो गया, पास होने के बाद भेजा जाएगा दूसरे सदन में। अगर दूसरे सदन में भी पास हो गया, उस केस में फिर राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। और किस दिन? जिस दिन यह दूसरे सदन में पास हो गया। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है। किसी भी सदन में यह शुरू किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में चाहे फिर लोकसभा में। शुरू हो गया। शुरू होने के लिए क्या जरूरत है? 1/4 सदस्य अपने हस्ताक्षर करके दे, लिखित रूप से दे। जब दे दिया उसके बाद क्या होगा? बहुमत से वह पास होगा, विशेष बहुमत से, किसी एक सदन में। उसके बाद भेजा जाएगा दूसरे सदन में, वहां पर भी पास होगा कैसे? विशेष बहुमत से। और जब यह पास हो जाएगा, उसी तिथि से राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना होगा। अब जो यह महाभियोग की प्रक्रिया है, इसमें भाग कौन कौन लेंगे? अंतर इसमें हमको बेसिकली समझना है, क्योंकि यह पूछा जाता है जब होती है राष्ट्रपति की नियुक्ति। तो इसमें हमने कई बार देखा कि जो आपके राज्यसभा के सदस्य हैं, आपके जो लोकसभा के सदस्य हैं और आपके जो विधानसभा के सदस्य हैं, राज्य विधानसभा, यह शामिल होते हैं। लेकिन यह कौन से शामिल होते हैं? निर्वाचित वाले, जो आपके मनोनीत सदस्य होते हैं, यह शामिल नहीं होते हैं। लेकिन जब चलेगी महाभियोग की प्रक्रिया, तो यह आपके जो मनोनीत वाले सदस्य हैं, यह भी शामिल होंगे। चुनाव के समय शामिल नहीं होंगे, लेकिन महाभियोग के समय यह भी शामिल होंगे। अब लेकिन यहाँ पर क्योंकि यह विधानसभा में नहीं जाएगा, दोनों सदनों में ही पास हो जाएगा, तो जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वह भी शामिल नहीं होंगे। मतलब पूरा जो विधानसभा है यह शामिल नहीं होगा, बल्कि जो संसद है वही हटाएगी किसको? राष्ट्रपति को। तो अंतर क्या है? चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, यह तीनों शामिल है, इसके निर्वाचित सदस्य भी शामिल है। हटाए जाने के दौरान जो आपकी राज्यसभा है और आपकी जो लोकसभा है, इसके सदस्य शामिल होंगे, और वह भी सारे। और सारे का मतलब या तो आपके वह निर्वाचित है या फिर आपके वह मनोनीत है, वह सारे सदस्य शामिल होंगे। और इस तरह से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति का जो पद है वह रिक्त है, अब रिक्त कई दशाओं में हो सकता है। जैसे एक अभी हमने चर्चा कर ली महाभियोग की। इस आधार पर अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, फिर हो सकता है कि राष्ट्रपति जो है वह बीमार है, अस्वस्थ है, तो अपने पद पर वह नहीं है, काम नहीं कर सकते हैं, या कोई और कारण है, इस वजह से राष्ट्रपति का पद खाली है। और व्यवस्था यह है कि जो राष्ट्रपति का पद है वह खाली नहीं होना चाहिए। मतलब भारत के राष्ट्रपति का पद कभी भी किसी भी दिन के लिए खाली नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने यह भी देखा कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, नए राष्ट्रपति का, तो जो पुराना वाला राष्ट्रपति है वह तब तक रहता है जब तक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती है। तो राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए। अब अगर पद खाली हो रहा है तो क्या क्या व्यवस्था है, कौन कौन उसकी जगह पर काम करेगा? खाली होने के कारण हमने देख लिए, महाभियोग देख लिया हमने, त्याग पत्र दे दिया, उसने रिजाइन दे दिया, कोई और कारण है, इन सब कारणों से यह पद खाली होगा। अगर ऐसा होता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना होगा, पहली चीज। लेकिन 6 महीने के अंदर, 6 महीने का टाइम है। अब इस 6 महीने तक कौन काम करेगा? इस दशा में जो उपराष्ट्रपति है वह काम करेंगे राष्ट्रपति के पद पर। मतलब भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह काम करेगा एज ए राष्ट्रपति। और कब तक? जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। जब तक यह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा, तब तक इसको जो वेतन है, भत्ते हैं, वह कौन से मिलेंगे? राष्ट्रपति वाले। पहला प्रोविजन हो गया। 6 महीने के अंदर चुनाव करवाइए और तब तक काम करेगा कौन? उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति बीमार है, यह तो हो गया कि राष्ट्रपति चला गया है, त्याग पत्र दे दिया, मृत्यु हो गई, या फिर उसको पद से हटा दिया गया है, मतलब महाभियोग के द्वारा, उस केस में 6 महीने का चुनाव होगा। लेकिन अगर बीमार है, कोई और ऐसी स्थिति है कि थोड़े समय के लिए वह अनुपस्थित है, थोड़े समय के लिए वह एब्सेंट है, उस केस में भी जो आपका उपराष्ट्रपति है वह काम करेगा। किसके तौर पर? राष्ट्रपति के तौर पर वह काम करेगा। लेकिन अगर दिक्कत आ जाए कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उस केस में क्या होगा कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, सीजीआई जो है, वह काम करेगा एज ए राष्ट्रपति। यह भी नहीं है तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, इसका जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वह काम करेगा। तो अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति काम करेगा, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजीआई काम करेगा, सीजीआई भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, मतलब सीनियर मोस्ट जज जो है, वह काम करेगा एज ए राष्ट्रपति ऑफ इंडिया। अब हम कुछ और अंतरों को देखते हैं। इनके अधिकार क्या क्या है? जैसे कार्यकारी अधिकार, काम करने की जो शक्ति है वह क्या क्या है। फिर जो कार्यपालिका की नियुक्ति है उसमें क्या क्या योगदान है। फिर जो आयोग है बहुत सारे, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो सदस्य हैं,
उनकी नियुक्ति में भी इनका किस प्रकार से योगदान है। तो आधार क्या समझा, मतलब किस बेसिस पर हम अंतर समझेंगे। कार्यकारी अधिकार, जैसे जो आपका राष्ट्रपति है, इसके कार्यकारी अधिकार क्या है, जो भी काम होंगे, भारत के जितने भी काम होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। मतलब जैसे आपने सुना होगा, विदेश गए और वहां पर कर लिया समझौता, कोई एग्रीमेंट हुआ, तो वह सारे एग्रीमेंट किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। भारत सरकार के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। जो आपके प्रधानमंत्री हैं और जो आपके मंत्री हैं, इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा। और यह काम कब तक करेंगे, उसके प्रसाद पर्यंत तक। अब यह बहुत अलग चीज है कि जो आपका प्रधानमंत्री है और आपके जो अन्य मंत्री हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक काम करेंगे। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वह काम करेंगे, यह व्यवस्था है। अब जो आपके आयोग हैं, बहुत सारे आयोग हैं, और उनके जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। जैसे महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष, इनके जो सदस्य हैं, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, इनके सदस्य, इन सब की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। कुल मिलाकर आप ऐसे याद रखिए, जितने भी संवैधानिक पद हैं और उनके जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति। इसके बाद राज्यपाल में क्या है, जैसे राष्ट्रपति के नाम पर काम होते हैं भारत सरकार के, उसी तरीके से कोई अगर राज्य है और उसका राज्यपाल है तो उसके नाम से ही, मतलब राज्यपाल के नाम से ही सारे काम होंगे राज्य में। यह भी क्या है, समानता है। फिर जो मुख्यमंत्री है और मंत्री है, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल। और यह भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति केंद्रीय एजेंसियां जो हैं या केंद्रीय आयोग जो है उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। इसी तरीके से राज्यपाल भी काम करता है। क्या क्या काम करता है, जो राज्य का महाधिवक्ता है इसकी नियुक्ति करता है, और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राज्यपाल चाहे तब तक अपने पद पर रह सकता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि राज्य का जो महाधिवक्ता है वह कब तक अपने पद पर रह सकता है। अब एक बड़ी खास चीज है, राज्य का जो निर्वाचन आयोग है उसके अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति करेगा कौन, राज्यपाल। लेकिन इनको यह हटा नहीं सकता है। हटाए कैसे जाएंगे, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है जिस तरीके से उनको हटाया जा सकता है उसी तरीके से हटाया जा सकता है किसको, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को। और जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति और इसके सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। तो यहाँ दो अंतर है, नियुक्ति का तो अधिकार है पर हटाए जाने का अधिकार या हटाने का अधिकार नहीं है किसके पास, राज्यपाल के पास। तो अंतर हो गया। और समानता भी क्या क्या है यह देख लिया। अब आगे देखते हैं व्यवस्था क्या है। जो आपके अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं इनके आधार पर प्रतिवेदन भेजना, इनके आधार पर, और अनुसूचित जो क्षेत्र है वहां पर क्या क्या अधिकार है। इसमें हम देखें कि जो आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़ा वर्ग है इनके एक आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। इसी तरीके से जो राज्यपाल है इसके पास भी कुछ स्पेशल पावर है। जैसे जो आपका छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, झारखंड का क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ पर बनाया जाएगा जनजाति कल्याण मंत्री। और यह कौन बनाएगा, राज्यपाल। अर्थात जिन राज्यों में जनजातियां हैं वह जनजातियां सुरक्षित रहे इसके लिए बनाया जाएगा, या उनके अधिकारों की बात करें इसके लिए बनाया जाएगा जनजाति कल्याण मंत्री। और यह मंत्री जो बनाया जाएगा किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। अब यह राज्य है कौन से, स्पेशल प्रोविजन वाले राज्य। इसी तरह का स्पेशल प्रोविजन जो है वह बिहार को भी मिला था, लेकिन 94 संविधान संशोधन के द्वारा 2006 में इसको समाप्त कर दिया गया। यानी जो आपका बिहार है वह स्पेशल राज्य के दर्जे से बाहर हो गया। आपने कई बार चुनाव में सुना होगा, कई बार लोगों से सुना होगा कि यह मांग बार बार होती रहती है कि बिहार को भी स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। वह यही बात है। फिर प्रतिवेदन भेजना, मतलब जो राष्ट्रपति है वह प्रधानमंत्री से कह सकते हैं कि वह रिपोर्ट भेजे अगर किसी मंत्री ने कोई डिसीजन लिया है। इसको आप ऐसे याद रखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई भी रिपोर्ट मांग सकते हैं। और यही काम जो राज्यपाल है वह राज्य स्तर पर भी कर सकता है। तो यह भी समानता है। इसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करेगा, वह घोषित करेगा आपका राष्ट्रपति। और उन क्षेत्रों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह किस प्रकार से चलेगी यह देखेगा कौन, राष्ट्रपति। इसी तरीके से जो आपका राज्यपाल है वह आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका कुलाधिपति है, और उनके कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। अब यहाँ पर बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन अभी यह व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पर एक अंतर आप और समझिए, राष्ट्रपति ने किसी क्षेत्र को घोषित कर दिया अनुसूचित क्षेत्र। अब जो आपके संसद के कानून है वह संसद के कानून तब तक इस क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे
जब तक स्वीकृति ना दे राज्यपाल। अंतर समझिए, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन अगर कोई परिवर्तन करना है, उस क्षेत्र में कोई निर्णय लेना है या उस क्षेत्र से संबंधित कोई निर्णय लेना है, तो वह कौन देखेगा? राज्यपाल। यह अंतर है। आगे हम देखते हैं इनके विधायी अधिकार। सदन को जो संबोधित करने का अधिकार है वह क्या है? विधेयकों पर क्या अधिकार है? और अगर सदन का जो अध्यक्ष पद है वह रिक्त है तो क्या व्यवस्था है? राष्ट्रपति के केस में हम देखते हैं कि सदन की बैठक बुलाना, स्थगित करना, लोकसभा का विघटन करना, संयुक्त अधिवेशन बुलाना, किसके तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। यह सारे अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। जब भी नया चुनाव होगा उसके बाद हर साल संसद का जो पहला सत्र होगा उसको संबोधित कौन करेगा? राष्ट्रपति। सदन में अगर कोई विधेयक लंबित है, उस पर चर्चा चल रही है, अभी पास नहीं हुआ है, उसके संबंध में या किसी भी विषय के संबंध में संसद को नोटिस भेज सकता है कौन? राष्ट्रपति। यानी संसद से सवाल पूछ सकता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, संसद का यह भाग है, जैसे जो आपकी संसद है उसके 3 भाग है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति सवाल पूछ सकता है इन दोनों से, यह पावर है राष्ट्रपति के पास। अगर किसी भी सदन का, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, इसके अध्यक्ष का पद या फिर इसके उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, उस केस में वरीयता सूची होती है। हमने यह देखा था। उस वरीयता सूची में से किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। जैसे हमने क्या देखा था, अध्यक्ष होता है, उसके बाद होता है उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बाद होता है वरीयता सूची के नाम। अब यह क्या है? जो भी आपका सदन है उस सदन से सूची बनाई जाती है, एक लिस्ट बनाई जाती है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है तो इनमें से जो व्यक्ति है वह ले सकता है अध्यक्षता की भूमिका या फिर अध्यक्षता का काम कर सकता है। लेकिन इसमें से भी कौन होगा यह तय करेगा कौन? राष्ट्रपति। तो यह भी राष्ट्रपति की शक्ति है या फिर उसका कार्य है। अब यही सारी चीजें हम देख लेते हैं राज्यपाल के केस में। यहाँ पर क्या है? राज्य स्तर पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, यह प्रोविजन है, ध्यान रखना होगा। और इसको पूछा भी गया है। कैसे याद रखेंगे? संयुक्त बैठक का मतलब क्या है? 2 सदन होने चाहिए तभी संयुक्त बैठक हो सकती है। तो 2 सदन कहाँ पर है? राज्यों में है क्या? तो आप पाएंगे कि हर राज्य में नहीं है। 2 सदन का मतलब एक आपकी हो गई विधानसभा और एक आपकी हो गई विधान परिषद। तो क्या हर राज्य में विधान परिषद है? तो आप पाएंगे कि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि राज्य में संयुक्त बैठक का प्रोविजन नहीं है। अंतर आपको यह याद रखना होगा। संघ के स्तर पर है, राज्य के स्तर पर नहीं है। इसी तरीके से जो संसद को संबोधित करने वाली बात है, यानी राष्ट्रपति हर साल के प्रथम सदन को संबोधित करता है, यानी पहली बैठक को संबोधित करता है। राज्य स्तर पर ऐसा राज्यपाल भी करता है, यानी विधानसभा की जब भी पहली बैठक होगी उसको संबोधित करेगा कौन? राज्यपाल। इसी तरीके से हमने देखा कि अध्यक्ष का पद अगर रिक्त है उस केस में नियुक्ति कौन करता है? वरीयता सूची से करेगा, लेकिन राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल भी ऐसा कर सकता है विधानसभा के केस में। तो यहाँ भी शक्ति क्या है? बराबर है। आगे हम देखें जो सदन है इनमें सदस्यों का चयन किस प्रकार से होगा? यहाँ पर शक्ति। चुनाव आयोग के केस में क्या शक्ति है? अध्यादेश जारी करने की क्या शक्ति है? और सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की क्या क्या शक्ति है? इसके आधार पर समझते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के केस में हम देखते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का चयन करता है कौन? राष्ट्रपति। यह पावर है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। चुनाव आयोग के केस में हम क्या देखते हैं कि चुनाव आयोग के परामर्श पर संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। अगर कोई संसद का सदस्य है, यानी कोई सांसद है, वह अपने पद पर बने रहने के योग्य है या फिर चुनाव लड़ने के योग्य है या फिर नहीं है, उस केस में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन किसकी सलाह से? चुनाव आयोग की सलाह से। यह पावर है। फिर अध्यादेश। अब मान लेते हैं कि अगर आपका सदन नहीं चल रहा है, 2 सदन है, एक आपका लोकसभा, एक आपका राज्यसभा। अब कोई बिल लाना है और यह बिल पास कैसे होगा? जब दोनों सदन चल रहे हो सकता है कि उस समय एक सदन ना चल रहा हो। उस केस में क्या होगा? यहाँ पर बात आती है अध्यादेश की। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? एक आदेश जारी कर देगा और उस आदेश के माध्यम से जो शक्ति मिलती थी विधेयक पास करा के, अर्थात बिल ला के जो प्रोविजन किया जा सकता था वही प्रोविजन किया जा सकता है अध्यादेश जारी करके। लेकिन अंतर क्या है? यह जो आपका अध्यादेश है यह मैक्सिमम कितने समय के लिए रह सकता है? 6 सप्ताह। और 6 सप्ताह कौन से? जब सदन शुरू हो। लेकिन यहाँ पर भी एक अंतर है, एक बेसिक चीज है। वह क्या है? मान लेते हैं कि आपकी लोकसभा है और लोकसभा हो गई है भंग, और भंग होने का मतलब अब होना है इसका चुनाव। तो इसमें तो टाइम लगेगा। 6 सप्ताह में कैसे होगा? तो यहाँ पर क्या व्यवस्था है? सबसे पहली चीज यह आपका जो चुनाव है
वह 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, पहला प्रोविजन। और चुनाव होने के बाद जब पहली बैठक होगी और होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर इस विधेयक पर निर्णय लेना होगा। कुल मिलाकर राष्ट्रपति द्वारा जो जारी अध्यादेश है वह 6 महीने और 6 सप्ताह मैक्सिमम इस एज तक के लिए या इतने समय के लिए वैलिड हो सकता है। यह भी पूछा गया प्रश्न है, तो मैक्सिमम कितना? 6 माह और 6 सप्ताह। 6 माह क्यों? क्योंकि चुनाव करवाना है 6 महीने के अंदर। 6 सप्ताह क्यों? क्योंकि ऐसा प्रोविजन है कि जब भी सदन की पहली बैठक होगी उसके 6 सप्ताह के अंदर यह निर्णय लेना होगा। इसके बाद जो आपका महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, वित्त आयोग है, यानी जितने भी यह आयोग है जिनके अध्यक्षों के, जिनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति। उन सबसे वह रिपोर्ट भी मांग सकता है, क्योंकि नियुक्ति भी उसी ने की है, तो कहीं ना कहीं वह उसके कंट्रोल में है, तो राष्ट्रपति उनसे रिपोर्ट भी मांग सकता है। यह प्रोविजन है। राज्यपाल के केस में देखें तो जो विधान परिषद है, अब जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर उनके 1/6 सदस्यों का चयन करता है कौन? राज्यपाल। यहाँ पर सदस्यों का चयन 12 सदस्यों का कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। कहां पर? राज्यसभा में। यहाँ जो राज्य विधान परिषद है उसके 1/6 सदस्यों का चयन करेगा कौन? राज्यपाल। क्योंकि संसद इसके कंट्रोल में नहीं आता है, इसलिए निर्भरता के प्रश्न पर यह कोई निर्णय नहीं लेता है। फिर जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वह राज्यपाल के पास भी है, और प्रोविजन यही है 6 माह 6 सप्ताह, या फिर जब भी सदन शुरू हो उसके 6 सप्ताह तक। इसी तरीके से जो राज्य के आयोग हैं जिनकी नियुक्ति करता था राज्यपाल, इनसे भी रिपोर्ट मांग सकता है कौन? राज्यपाल। और यह कह सकता है कि इस रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो यह भी इनकी शक्तियों में अंतर और समानता है। अब हम कुछ और केसेस पर देख लेते हैं, जैसे धन विधेयक के केस में, बजट के केस में, अनुदान की जो मांग है, ग्रांट है, उसके केस में, वित्त आयोग के केस में, यहाँ पर क्या समानता है, क्या अंतर है, इस बात को भी समझ लेते हैं। राष्ट्रपति के केस में अगर हम देखें तो जितने भी धन विधेयक पास होंगे वह राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से पास होंगे। मतलब कोई भी धन विधेयक अगर पेश करना है तो पहले राष्ट्रपति की उस पर स्वीकृति होनी चाहिए, राष्ट्रपति ने उसको एक्सेप्ट किया हो तभी वह सदन में पेश हो सकता है। और सदन में पेश होने का मतलब क्या है? धन विधेयक हमेशा पेश होगा कहां पर? लोकसभा में। तो लोकसभा में कोई भी धन विधेयक तभी पेश हो सकता है जब तक राष्ट्रपति ने उस पर अपनी एक्सेप्टेंस ना दी हो। दूसरा, जो सेंटर का बजट होता है यानी संघ का जो बजट होता है उसको संसद के सामने रखता कौन है? यह काम है राष्ट्रपति का। आपने इन जनरल देखा होगा कि बजट पे जो स्पीच है वह स्पीच देते हैं आपके वित्त मंत्री, लेकिन प्रस्तुत कौन करता है बजट को? यह जिम्मेदारी है राष्ट्रपति की। स्पीच कोई भी दे। जो ग्रांट्स है यानी जो अनुदान है वह स्वीकृत नहीं की जा सकती है राष्ट्रपति के बिना। मतलब सदन अगर मांग करती है कि इतनी धनराशि उसको किसी चीज के लिए चाहिए, अनुदान चाहिए, उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। जो वित्त आयोग है जो यह देखता है कि राज्यों के बीच या केंद्र और राज्य के बीच जो बंटवारा है धन का वह किस प्रकार से हो, उसका गठन करता है कौन? राष्ट्रपति। राज्यपाल के केस में हम देखें तो जैसे धन विधेयक पेश नहीं होगा संसद में संघीय स्तर पर, उसी तरीके से राज्य स्तर पर भी धन विधेयक पेश नहीं होगा जब तक राज्यपाल अपनी स्वीकृति ना दे। और यह कहाँ पेश होगा? विधानसभा में। यहाँ पर भी अंतर ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि कभी यहाँ विधान परिषद दे दे और आपको कंफ्यूज कर दे, और या फिर यह कह दे कि किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, वहां पर आपको कंफ्यूज कर देगा। तो विधानसभा में पेश किया जाएगा। फिर जो केंद्रीय बजट है जिसको राष्ट्रपति रख रहा है, इसी तरीके से जो राज्य का बजट है इसको भी रखेगा राज्यपाल, यानी सदन के सामने रखेगा कौन? राज्यपाल। जो ग्रांट्स है, जो अनुदान की मांग है, उसमें भी राज्यपाल के पास बराबर की शक्ति है। यानी राज्य सरकार भी कोई ऐसा पैसा नहीं मांग सकती है अनुदान के रूप में जो राज्यपाल द्वारा स्वीकृत ना हो। यानी राज्यपाल की स्वीकृति के द्वारा ही अनुदान की कोई मांग की जा सकती है। अब आती है बात वित्त आयोग की। संघ स्तर पर हो गया वित्त आयोग, इसी तरीके से राज्य स्तर पर बनेगा राज्य वित्त आयोग। और इसका काम क्या होगा? जो पंचायत है, नगर पालिका है, इनकी वित्तीय स्थिति की जांच करना और उसके लिए रिकमेंडेशन देना, यह काम होता है राज्य वित्त आयोग का। यानी जो केंद्र से पैसा मिला है या फिर राज्य ने खुद से कमाया है, वह डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा नीचे, यानी पंचायतों में, नगर पालिका में, वह डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसके लिए बनेगा राज्य वित्त आयोग। और उसकी नियुक्ति कौन करेगा या फिर उसको बनाएगा कौन? यह काम है किसके पास? राज्यपाल के पास। तो यहाँ पर भी समानता भी है, जैसे यहाँ तीनों पर हमने देख लिया समानता है, यह भी लगभग लगभग बराबर जैसा ही है, क्योंकि राज्य स्तर पर बन रहा है तो यह शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास। तो यह क्या हो गए इनके बीच अंतर और समानता। आगे हम देखें, हम बात करेंगे न्याय व्यवस्था को लेकर, हम बात करेंगे सैन्य मामलों को लेकर, और हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय
संधियों को लेकर। यहाँ पर क्या क्या अंतर है और क्या क्या समानता है। सबसे पहले हम देखें राष्ट्रपति को। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसका न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अन्य न्यायाधीश हैं, मतलब एक आपका हो गया सीजीआई और उसके अलावा जितने भी न्यायाधीश हैं, इसके साथ साथ जो आपका हाई कोर्ट है उसके जितने न्यायाधीश हैं, उन सब की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। यह हाई कोर्ट वाला आप ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन होगा। राष्ट्रपति के पास एक स्पेशल पावर भी है। स्पेशल पावर कौन सी? एक तो आपकी हो गई सामान्य अदालत, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके नीचे के फिर सारे कोर्ट। एक आपका होता है सैन्य अदालत। राष्ट्रपति के पास क्या है? क्षमादान की शक्ति, मतलब इनमें से किसी कोर्ट ने किसी व्यक्ति को कोई सजा दे दी है तो उस सजा को माफ कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। यहाँ तक कि अगर मृत्यु दंड दिया है उसको भी माफ कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन जो सैन्य मामले हैं क्या यह भी माफ कर सकता है? तो राष्ट्रपति के केस में हम देखते हैं कि सैन्य मामलों की जो सजा है, यानी सेना ने या सैन्य अदालत ने कोई सजा दी है किसी व्यक्ति को, तो उसकी सजा को भी माफ कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है वह सैन्य अदालतों पर भी लागू होती है। इसी तरीके से जो राज्यपाल है इसके पास भी है क्षमादान की शक्ति, यानी यह भी किसी को माफ कर सकता है। लेकिन इसमें समस्या क्या है? सीमा है, मतलब यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है। वह लिमिटेशन कौन कौन सी है? एक, जो सैन्य अदालत के मामले हैं इनको माफ नहीं कर सकता है कौन? राज्यपाल। दूसरा, जो मृत्यु दंड है उसको पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकता है कौन? राज्यपाल। राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, मतलब किसी को अगर कोर्ट ने मृत्यु दंड दे दिया है तो राष्ट्रपति उसको पूरी तरीके से माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता है। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होंगी, समझौते होंगे, वह सारे किसके नाम पर होंगे? राष्ट्रपति के नाम पर। क्यों? क्योंकि यह है आपका कार्यकारी अध्यक्ष। राज्यपाल के केस में अब हम देखते हैं जो न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, इनकी नियुक्ति तो करता था राष्ट्रपति, लेकिन इस नियुक्ति के समय वह राज्यपाल से सलाह करेगा, यानी विचार विमर्श करेगा। तो राज्यपाल के विचार विमर्श के बाद जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन जो नीचे के अदालत है जैसे जिला न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति, इनका ट्रांसफर यह करता है राज्यपाल। लेकिन यह कैसे करेगा? जो हाई कोर्ट है राज्य का उसके विचार विमर्श के बाद। इसको आप ऐसे समझिए, जो आपका राष्ट्रपति है इसकी पावर है हाई कोर्ट तक, और हाई कोर्ट में जो भी नियुक्ति होनी है, जो भी ट्रांसफर होना है, यह किसकी सलाह के बाद होगी? राज्यपाल की। राज्यपाल राष्ट्रपति को सलाह देंगे, उसके बाद यह काम होगा। इसी तरीके से जो आपका राज्यपाल है, इस राज्यपाल के कंट्रोल में है हाई कोर्ट से नीचे के कोर्ट, या हम कह सकते हैं इसके प्रति उत्तरदायी है। तो अगर यहाँ पर कोई ट्रांसफर करना है या यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था बनानी है, उस केस में जो आपका राज्यपाल है यह सलाह किससे लेगा? हाई कोर्ट से। यह पूरा स्ट्रक्चर है। सैन्य मामलों के केस में इसके पास शक्ति सीमित है। क्या? सैन्य न्यायालय ने अगर कोई सजा दी है तो उसको यह माफ नहीं कर सकता है, और ना ही यह मृत्यु दंड को पूरी तरीके से माफ कर सकता है। जो मृत्यु दंड है उसकी सजा को यह बदल सकता है, किसी दूसरी सजा में ट्रांसफर कर सकता है या कोई दूसरी सजा दे सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को पूरी तरीके से माफ नहीं कर सकता है। यह काम केवल कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर भी अंतर है। अगली बात हम देखें, जैसे जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, समझौते हैं, वह राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, मतलब भारत सरकार की। भारत सरकार ने कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि की है तो वह राष्ट्रपति के नाम पर होगी। यही व्यवस्था है राज्यपाल के केस में। अगर राज्यपाल जो है, राज्य सरकार ने जितने भी निर्णय लिए हैं वह राज्यपाल के नाम से इशू होंगे। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संधि वाला मामला है, क्योंकि यह संघ का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते के मामले पर राष्ट्रपति की शक्ति हमको दिखती है, लेकिन राज्यपाल की शक्ति हमको नहीं दिखेगी। राज्यपाल की पावर यहाँ पर नहीं है। तो यह अंतर हो गया किसके बीच? राष्ट्रपति के बीच और राज्यपाल के बीच। बहुत सारे अंतरों को हमने समझ लिया है अभी, लेकिन इनमें और बहुत सारे अंतर है और बहुत सारी समानता भी है, लेकिन उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।